एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग 400-350 वर्षों तक राज्य किया तथा जो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान जिसमें हुआ, जो अपने इस विज्ञान कला के लिए जाना जाता है और जिसने समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे महानतम राजा इस देश को प्रदान किए तथा जिस समय भारत का विस्तार विदेशी राज्यों तक हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका समय अपन मान लेते हैं 275 में इसका स्थापना हुई, ठीक है, 275 ईस्वी। तो 275 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, 275, ठीक है। अब देखिए तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। इसी बीच कुषाण सातवाहन ने क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भारत में स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वे अपने अपने क्षेत्रों में ही सीमित रहे। मतलब देखो सबसे पहले कुषाण और सातवाहन थे। कुषाण उत्तर में लड़ रहे थे, राज्य कर रहे थे। सातवाहन दक्षिण में राज्य कर रहे थे, लेकिन वो स्थिर थे, मतलब विस्तार नहीं कर पा रहे थे। 4वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वी भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ जो गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भारत में ये इंपॉर्टेंट है, 4वीं शताब्दी पूर्वी भारत में नए राजवंश का उदय हुआ जो गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त संभवतः कुषाणों के साम्राज्य थे। ये इंपॉर्टेंट है, किसके साम्राज्य थे? गुप्त कुषाणों के साम्राज्य थे। कुषाणों के साम्राज्य। गुप्त कालीन भारत को पेराक्लीज युग कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पेराक्लीज युग। तो सर्वप्रथम पेराक्लीज युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। के मुंशी ने स्वर्ण युग कहा है गुप्त युग को, ठीक है। प्राणों में गुप्त को मागध गुप्त कहा गया है, ठीक है। प्राणों में मागध गुप्त कहा है, के मुंशी ने स्वर्ण युग कहा है, और पेराक्लीज युग भी कहा जाता है गुप्त काल को, ठीक है। 4वीं शताब्दी में पूर्वी भारत में उदय हुआ था। मैक्स मूलर ने गुप्तकालीन साहित्य को पुनर्जागरण काल कहा है, ठीक है। पुनर्जागरण काल किसने कहा है? मैक्स मूलर ने, ठीक है, साहित्य को। और R.D. बनर्जी ने पुनर्जागरण कला कहा है, ठीक है, साहित्य को, ठीक है। और गुप्तों की उत्पत्ति संबंधित सबसे बड़ा विवादास्पद प्रश्न है, जबकि मतलब क्या बोलते हैं, बज्जिका द्वारा लिखित कीर्ति कौमुदी। तो इंपॉर्टेंट है, कीर्ति कौमुदी किसने लिखा? बज्जिका ने, ठीक है। इनमें लिच्छवियों को मलेच्छ तथा चंद्रगुप्त प्रथम को कारस्कर कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम को कारस्कर किसने कहा है? बज्जिका ने किस ग्रंथ में कहा है? कीर्ति कौमुदी में, ठीक है। मलेच्छ किसको कहा है? लिच्छवियों को। के.पी. जायसवाल ने इसी ग्रंथ के आधार पर गुप्तों को शूद्र माना है। ये इंपॉर्टेंट है, शूद्र किसने माना है? के.पी. जायसवाल ने। चंद्रगुप्त के व्याकरण में गुप्तों को जाट का है, जट या जाट। चंद्रगुप्त की रचना कौन सी? चंद्रप्रकाश। तो चंद्र प्रकाश में क्या कहा है? गुप्तों को जाट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, उत्पत्ति कौन कौन से क्या मानते हैं? तो के.पी. जायसवाल अपने शूद्र मानते हैं। शूद्र कौन? के.पी. जायसवाल, ठीक है। और अपना के.पी. जायसवाल अपना शूद्र मानते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है, रोमेला थापर और रामचरण शर्मा क्या मानते हैं? वैश्य मानते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी ब्राह्मण मानते हैं। रमेश चंद्र मजूमदार और चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजूमदार इंपॉर्टेंट है, क्षत्रिय मानते हैं। तो देखो रमेश चंद्र मजूमदार क्या मानते हैं? क्षत्रिय, ठीक है। हेमचंद्र राय चौधरी क्या मानते हैं? ब्राह्मण। और अपना रामचरण शर्मा क्या मानते हैं? RS शर्मा वैश्य। और अपना के.पी. जायसवाल शूद्र मानते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में धारण गोत्र का उल्लेख किया है। यह गोत्र पिता का ही होगा, क्योंकि उसके पति बांकड़ नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे, अतः इस आधार पर गुप्त धारण गोत्र माना जाता है। तो प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त की पत्नी, लड़की का गोत्र मतलब धारण गोत्र बताया गया है। लेकिन जबकि उसकी शादी बांकड़ नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी, उसका गोत्र क्या था? विष्णु वृद्धि गोत्र था। तो अतः मानते हैं कि यार उसने अपने पापा का गोत्र ही लिखा हुआ, तो उसका पिताजी का गोत्र क्या था? धारण गोत्र। तो गुप्तों का गोत्र कौन सा माना जाता है? धारण गोत्र। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। गुप्तों का आदि पुरुष श्रीगुप्त को कहा जाता है। श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना करी थी 275 ईस्वी में, ठीक है। 275 ईस्वी में इसका पुत्र घटोत्कच था, घटोत्कच आया था। फिर प्रभावती गुप्ता के पूना एवं रुद्रपुर ताम्रपत्रों में घटोत्कच को गुप्तों का आदि पुरुष या आदिराज कहा गया है। पूना एवं रुद्रपुर ताम्रपत्र में क्या घटोत्कच को किसको माना है? आदि पुरुष किसको माना है? घटोत्कच को। वैसे श्रीगुप्त है गुप्तों का आदि पुरुष, लेकिन ताम्रपत्र, पूना और रुद्रपुर में क्या माना गया है? घटोत्कच को। ये इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त के रीवा मतलब सूपिया लेख गुप्त वंश का घटोत्कच वंश कहा गया है, ठीक है। गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है रीवा के सूपिया लेख में, ठीक है, सूपिया लेख में। अब देखो
अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब सीधा आ रहे हैं नरेश पर। नरेश कौन से? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहले 319 में शासन किया था इनने, ठीक है। कहीं कहीं 319 से 335 दिया है, कहीं कहीं 350 दिया है, तो ठीक है याद रखना है 319 से 350। अपन इसमें लिया तो उसको याद रखते हैं। 319 से 350 तक शासन था। चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश को शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। इससे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, 319 वाला, ठीक है। हेमचंद्र राय चौधरी ने इसे द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा। द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक किसका कहा है? चंद्रगुप्त प्रथम को। किसने कहा? हेमचंद्र राय चौधरी ने। द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। किसने कहा? हेमचंद्र राय चौधरी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजधानी पाटलिपुत्र थी। यद्यपि रामब्रह्म में वैशाली चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य में नहीं थी, क्योंकि वैशाली उसको दहेज में मिला था ना। वैशाली के राजा लिच्छवी से उसकी विवाह होता तब पता नहीं लिच्छवी। तो अब चंद्रगुप्त को वैशाली उसके राज्य में नहीं था, राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश की वंशावली में चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज, तो इंपॉर्टेंट है, महाराजाधिराज की उपाधि किसने रखी धारण की? क्या बोलते हैं अपने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सब पहले दोनों ने, श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, श्रीगुप्त ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। इसने एक नए संवत, गुप्त संवत याद रखना है, 319 में 319 में उसका राज्यारोहण हुआ था, तो उसी समय उसने अपना गुप्त संवत चला दिया, ठीक है। यही तिथि वल्लभी संबंध की भी है, तो वल्लभी संबंध भी 319 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसको कहा नहीं जाता वल्लभी संबंध, लेकिन वल्लभी संबंध चला था, उसकी भी तिथि 319-320 है, याद रखना है, ठीक है। वल्लभी संबंध 319-320, गुप्त संबंध 319-320। राजधानी पाटलिपुत्र। द्वितीय मगध का साम्राज्य हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है। वास्तविक संस्थापक था, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी, ठीक है। वैशाली इसके राज्य क्षेत्र में नहीं था, ठीक है। अब अपन आते हैं नए फैक्ट पे। अल-बरूनी के अनुसार गुप्त संबंध का प्रारंभ शक संबंध के 241 वर्ष बाद हुआ था। तो बात वही है कि 241 में अगर अपन 78 जोड़ेंगे, शक संबंध कब हुआ था? 78 एडी में शुरू, ठीक है। तो 78 एडी जोड़ेंगे तो 319 आएगा। तो अल-बरूनी ने शक संबंध के हिसाब पे बताया कि भैया 241 वर्ष बाद शुरू हुआ था, तो शक संबंध का याद होगा उसको 78, ऐसे कुछ भी बोल लो। देखो, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह का वैशाली क्षेत्र चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया। कुमार देवी से किया था यार। लिच्छवी राजकुमारी, वैशाली राजधानी थी लिच्छवी की। लिच्छवी कौन सा था? वंश था। उसकी राजकुमारी कौन थी? कुमार देवी, ठीक है। मैंने लिच्छवी रानी को बोल दिया था, गलती से हो गया था। तो कुमार देवी से विवाह किया था। विवाह वैशाली का क्षेत्र चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया था, ठीक है। गुप्तों में सर्वप्रथम सिक्के अभिलेख, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो गुप्तों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इस सिक्कों पर विवाह की भी पुष्टि होती है। इन सिक्कों को राजा रानी, लिच्छवी प्रकार, विवाह प्रकार, राजदंपति प्रकार एवं देवी प्रकार के सिक्के भी कहते हैं। देखो, देवी प्रकार, राजदंपति प्रकार, विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, लिच्छवी प्रकार के सिक्के कहते हैं। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाए थे, याद रखना है, ठीक है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 300 याद रखना है, 50 तक, और इसने काल किए थे, अपन को याद है। अब आ गए समुद्रगुप्त। सबसे इंपॉर्टेंट राजा था समुद्रगुप्त, मतलब सबसे ज़्यादा विस्तार किया था इसने। तो समुद्रगुप्त आ गए अपन। समुद्रगुप्त अपन देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अपन अब ऐसे पढ़ेंगे, दिख रहा होगा। तो समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का वास्तविक सर्वाधिक विस्तार हुआ था, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? समुद्रगुप्त के समय, ठीक है, याद रखना है। समुद्रगुप्त में सर्वाधिक विस्तार हुआ था किसका? गुप्त साम्राज्य का। फादर हैरास इंपॉर्टेंट है। फादर हैरास ने समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहा? ये समुद्रगुप्त अपने भाई काच एक राजा था जो समुद्रगुप्त का भाई था, ठीक है। तो उसके विरुद्ध उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। किसको? समुद्रगुप्त बोलो। तो ये किसने बोला? फादर हैरास ने, ठीक है। कुछ विद्वान काच नामक शासक का समीकरण भी समुद्रगुप्त से करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि काच यार समुद्रगुप्त ही था। क्यों? क्योंकि उसने कुछ मुद्राएं चलाई थी, उस पर काच लिखा था, तो इसलिए बोलते हैं कि समुद्रगुप्त ही काच था। लेकिन फादर हैरास बोलते हैं कि नहीं, उसका बड़ा भाई था काच, जिससे युद्ध भी लड़ा था उसने। फादर हैरास, फादर का बेटा मतलब दूसरा बेटा मान लो, तो ऐसे ट्रिक के लिए याद कर लो कि फादर ने बोला कि चंद्रगुप्त का दूसरा बेटा भी था। कौन सा था? अपना काच। तो काच के विरुद्ध युद्ध किसने लड़ा? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। अब ठीक है, अब फ्लीट इंपॉर्टेंट है।
फिलिटर ने सर्वप्रथम प्रतिपादित की कांच नामांकित मुद्रा समुद्रगुप्त की है। तो कांच मुद्रा कौन की है? समुद्रगुप्त की। ठीक है, कांच नामक मुद्रा हो सकता है उसका बड़ा भाई हो तो उसके सम्मान में उसने मुद्राएं जारी कर दी हूँ। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब रिद्धपुर लेक, रिद्धपुर किनका लेक है? प्रभावती गुप्त का। प्रभावती गुप्त कहाँ की? पूना और अपना उसका पूना और रिद्धपुर के अभिलेख जारी करे, ताम्र लेख जारी करे कौन ने? प्रभावती गुप्त ने। प्रभावती गुप्त के पूना लेख में, रिद्धपुर लेख में क्या लिखा है? समुद्र तत्पाद परिग्रहित, मतलब ये ऐसे बनाया है तात पाद परिग्रहित, ऐसे तात मतलब पिता, पाद मतलब अपना पोस्ट पद। ठीक है, परिग्रहित मतलब सौंपना, तो पिताजी द्वारा उनकी पोस्ट सौंपना, तो ऐसा तात पाद परिग्रहित है। तो तात पाद परिग्रहित, तो चंद्रगुप्त द्वारा राज्य त्याग कर समुद्रगुप्त को सौंपा था, ऐसा इसमें लिखा गया है। मतलब तात परिग्रहित किसको कहा है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। क्यों? चंद्रगुप्त ने उसका शासन अपने आप को उसको समुद्रगुप्त को सौंपा था। ठीक है, रिद्धपुर लेख में तात पाद परिग्रहित किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त भाइयों या तुल्य कुलज से उत्तराधिकार युद्ध लड़ना पड़ा। उसमें तुल्य कुलज लिखा है। तुल्य कुलज मतलब अपने कुल के समान। अब समान कौन होंगे? भाई होंगे। ठीक है, तो भाइयों से तुल्य मतलब समानता, और कुलज मतलब कुल के, तो तुल्य कुलजों से युद्ध लड़ना पड़ा। किसको? उत्तराधिकारी युद्ध लड़ना पड़ा। एक आप लिखा है प्रयाग प्रशस्ति में, इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र की उपाधि कौन कौन सी दी है? कविराज दी है, इंपॉर्टेंट है कविराज। पृथ्वीव्याम पृथ्वीरथ दिया है। धर्म प्राचीर बंद, इंपॉर्टेंट है, धर्म प्राचीर बंद दिया है। सर्वराक्षोचिता दिया है। लिच्छवी द्वैतर दिया है। ठीक है, लिच्छवी द्वैतर, सर्वराक्षोचिता, धर्म प्राचीर बंद, पृथ्वीव्याम पृथ्वीरथ, कविराज। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गंधर्व विद्या में प्रवणता के कारण समुद्रगुप्त ने इंद्र के आचार्य कश्यप, नारद या तंबुरु को भी लज्जित कर दिया। मतलब प्रयाग प्रशस्ति में उसकी तारीफ की गई है कि भैया गंधर्व विद्या में बहुत ज़्यादा वो था, वो प्रवीण है। कौन? अपना समुद्रगुप्त। तो उसने ऐसे कश्यप थे, नारद थे, तंबुरु थे, इनको भी हरा दिया या उनको भी कम वो कर दिया। तो उनके आगे कौन कौन था? समुद्रगुप्त किस किस के आगे था? कश्यप हो गया, नारद हो गया, तंबुरु हो गया। ठीक है, तो अब प्रयाग प्रशस्ति गंधर्व विद्या, उसकी उपाधि इंपॉर्टेंट है कविराज, पृथ्वीव्याम पृथ्वीरथ, धर्म प्राचीरबंद, सर्वराक्षोचिता और लिच्छवी द्वैत। ओके, आप देखो अब आ रहा है अपन आगे। समुद्रगुप्त ये एरण अभिलेख में लाए सागर में। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त एरण अभिलेख सागर में है। ठीक है, तो एरण अभिलेख में क्या लिखा है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर, ठीक है, और रुष्ट होने पर यमराज। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कुबेर और यमराज से तुलना कहाँ पर की गई है उसकी? तो कुबेर अपने सागर में की गई है। ठीक है, एरण में ही मतलब क्या बोलते हैं, इसकी रानी दत्त देवी। तो दत्त देवी का नाम बताएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एरण में उसकी रानी का नाम क्या है? दत्त देवी। ठीक है, एरण में दत्त देवी रानी है। एरण समुद्रगुप्त को भोगनगर भी कहते हैं। ठीक है, एरण समुद्रगुप्त का भोगनगर। ठीक है, अब देखो एरण भोगनगर था, उसकी रानी का नाम दत्त देवी था, उसको यमराज और कुबेर से उसकी तुलना की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एरण अभिलेख में समुद्र की दानवीरता की तुलना पृथु और राघव मतलब राम, और पृथु मतलब ऐसे अपने पृथ्वी के देवता होंगे, तो उनसे तुलना की गई है इसकी। ठीक है, पृथु और राघव से तुलना की गई है किसकी? दानवीरता में। ठीक है, गरुड़ मुद्रा में समुद्रगुप्त को 100 युद्ध को विजेता कहा है। तो गरुड़ मुद्रा अब इनका राजकीय चिन्ह क्या था? गुप्तों का, तो गरुड़ था। तो गरुड़ मुद्राएं जारी करी थी उसने, तो गरुड़ मुद्राओं में इसको 100 युद्धों का विजेता कहा है। तो इसमें बोलते कब ने 100 युद्ध जीते थे इसने, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, 100 युद्धों का विजेता कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है, अब देखो बामन की काव्य अलंकार सूत्र। तो बामन की रचना है काव्य अलंकार सूत्र। समुद्रगुप्त नाम क्या मिलता है? चंद्र प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने चंद्र प्रकाश बता दिया है। देखते हैं अपन, काव्य अलंकार नहीं, उसकी रचना थी यार, वो चंद्रगुप्त की रचना चंद्र प्रकाश है। और इसमें काव्य अलंकार सूत्र में समुद्रगुप्त नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। ठीक है, चंद्र प्रकाश भी नाम है इसका काव्य अलंकार सूत्र में। समुद्रगुप्त की एक उपाधि विक्रमांक है, विक्रमांक। ठीक है, कृष्णचरित का रचयिता समुद्रगुप्त, इंपॉर्टेंट है। कृष्णचरित का रचयिता कौन है? समुद्रगुप्त। कृष्णचरित का रचयिता कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है, विक्रमांक उपाधि है इसकी एक। द्रवभूति समुद्र का खादट पाकिक राजकीय भोजनालय अध्यक्ष था। द्रवभूति याद रखना, ध्रुवभूति याद, अध्यक्ष था का खादट पाकिक मतलब खाना बनाने का भोजनालय का। ध्रुवभूति सॉरी। ठीक है, बहुत विद्वान वसुबंधु और असंग समुद्रगुप्त के दरबार में थे। कौन थे? वसुबंधु, असंग। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश एवं असंग ने योगाचार, इंपॉर्टेंट है यार।
अभिधर्म कोश की रचना किसने करी? वसुबंधन ने। असंग ने क्या लिखा? योगाचार। तो बौद्ध धर्म में अभिधर्म की कोश की रचना कौन ने करी? वसुबंधन ने, जो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और योगाचार की रचना कौन ने करी? असंग ने, जो भी समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ध्रुवभूति कौन था? खादट पाकिक, मतलब भोजनालय अध्यक्ष होता था समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त के लिए सर्वराज चित्ता के विरुद्ध का प्रयोग किया गया। विरुद्ध मतलब उपाधि होती है। ठीक है, सर्वराज चित्ता का प्रयोग विरुद्ध के सर्वराज चित्ता किसका कहा गया है? समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्र के पास दूध बेचकर गया में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण की अनुमति प्राप्त की। तो ठीक है, अनुमति मतलब बौद्ध मंदिर कहाँ पे बना था? अपना बोध गया में। ठीक है, जो कौन ने? श्रीलंका की शासक मेघवर्मन ने। ठीक है, तो अब समुद्रगुप्त वैसे तो ब्राह्मण था, लेकिन उसकी अपन वो देखो क्या बोलते हैं, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्षता देखो, या एक सहिष्णुता देखो कि उसने मेघवर्मन को, जो श्रीलंका का शासक था, इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका का शासक कौन था समुद्र का टाइम? मेघवर्मन था। मेघवर्मन ने क्या? एक दूत भेजा बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए। कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार में मतलब बोध गया में तो बोध गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण बनाने की अनुमति भी दे दी थी उसने, कि ठीक है बना लो। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन का किसको कहा गया है? विसेंट स्मिथ को। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा है। ठीक है, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की तथा उसे परिक्राम पे भी कहा। समुद्र कविराज की उपाधि कहाँ पे? प्रयाग सच्ची में मिलती है। ठीक है, और उसने इसकी रचना कौन थी? कृष्णचरित लिखी है ना समुद्रगुप्त ने। ठीक है, और उसे पराक्रमांक भी कहा गया है। एक विक्रमांक भी है, पराक्रमांक भी है। उसके कुछ सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट है, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, बीड़ा बजाते हुए दिखाया है। बीड़ा बजान में वो अपने उसमें प्रयाग प्रशस्ति में वो इंद्र को, कश्यप को भी पीछे छोड़ देता है, तंबूरों को भी। तो ऐसे बीड़ा बजाते हुए सिक्कों में दिखाया गया है। ठीक है, समुद्र गया और नालंदा समुद्र का गया है। ठीक है, और नालंदा ताम्र लेक है। कौन का है? समुद्रगुप्त का। उसे परम भागवत कहा है। भैया इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। तो कहाँ पे कहा गया है? नालंदा और गया ताम्रपत्र में। ठीक है, उसे परम भागवत कहा गया है। किंतु फिलीट और डीसी सरकार ने इसे ताम्रपत्र को प्रमाणित नहीं माना है, कि हो सकता है इसका ना हो समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो प्रमाणित नहीं माना, परम भागवत उसको हो सकता है समुद्रगुप्त भी कहा गया कि नहीं कहा गया, तो ये माना नहीं हुआ है। कौन ने? डीसी सरकार ने और फिलीट ने। ठीक है, अब समुद्रगुप्त की विजय याद करते हैं अपन। समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में विजय की थी। ठीक है, 5 चरणों में, और 5 चरणों में उसने अलग अलग नीति अपनाई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नीति, इंपॉर्टेंट है विजय, और उसने साम्राज्य विस्तार किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और उसकी चतुरता इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसने अब ऐसे अपना, मान लो ये अपना भारत है, मतलब पहले तो ऐसे ही भारत है, ऐसे बड़ा था। ठीक है, मान लो पहले का भारत ऐसा है, मतलब यहाँ बना देता हूँ, रुक जाओ। अब मान लो कि अपना पहले का भारत ऐसा था। ठीक है, ऐसा था पहले का भारत, ये पहले का भारत था। ठीक है, इसमें शामिल है सब बांग्लादेश अभी का नहीं बना है, पहले का है। अब उसने क्या 5 चरणों में विजय की। कैसे? देखो, एक तो इधर जाएगा वो ऊपर, मान लो अपना समुद्र यहाँ पे बैठा है पाटलिपुत्र में, तो एक ऊपर जाएगा, तो इसको नाम दिया आर्यव्रत की विजय। ठीक है, एक नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो इसको क्या बोला गया? उसने दक्षिणा पथ। ठीक है, इसको क्या बोला गया? दक्षिणापथ। ठीक है, दक्षिणापथ की विजय। यहाँ पे जंगल राज्य, जंगल, तो इनको बोला है क्या? अपना आटविक राज्य है, आटविक। फिर यहाँ पे क्या है? सीमावर्ती राज्य है, सीमावर्ती, तो इनको बोला गया क्या? सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्यों की विजय की है। और एक विदेशी राज्य है, जैसे श्रीलंका हुआ है, शासक हो गए। ठीक है, तो विदेशी राज्यों की विदेशी, तो 5 तरीके से क्या है? विदेशी, सीमावर्ती, आटविक मतलब जंगली क्षेत्र, ऊपर आर्यवर्त, नीचे दक्षिणापथ। ठीक है, ये उसने 5 राज्यों की विजय की, 5 चरणों में विजय की। अब देखो कैसे। अब हुआ ये, सबसे पहले उसने आर्यवर्त से शुरू किया। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है अपन को? प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है समुद्रगुप्त विजय का बारे में। ठीक है, अब देखो आर्यवर्त का प्रथम युद्ध कहाँ पे हुआ था? आर्यवर्त का प्रथम युद्ध मतलब पहली विजय ऊपर उत्तरी भाग में। तो आर्यवर्त के प्रथम युद्ध में उसने नागसेन, अच्युत और गणपति नाग का उन्मूलन कर दिया। इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से राजा, यह जाएगा कि आर्यवर्त की प्रथम विजय में कौन शामिल नहीं था, वजह कौन को नहीं हराया था। तो एक आध कोई दक्षिणावर्त का राजा दे देगा और 3 ये दे देगा और अपन आउट हो जाएंगे क्वेश्चन से। तो इसका ट्रिक बना लो। इसका ट्रिक क्या है?
इसका ट्रिक बना लो कुछ भी, मतलब नाग बना लो एनी जी, ठीक है। नाग, नाग राजू को राजा, नागसेन, अच्युत और गणपति नाग, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बंदी बना लिया और पुष्पनगर में आमद प्रमोद किया, जिसका उल्लेख ये इम्पोर्टेंट है। कौन सी उल्लेख दिया है? 13वीं 14वीं पंक्ति में, ठीक है, 13वीं 14वीं पंक्ति में दिया है। उसका उल्लेख काय का? आर्यवर्त की प्रथम विजय का, जिसमें 3 राजाओं को हराया था उसने। कौन कौन से 3 राजा थे? नाग, तो नागसेन, अच्युत और गणपति नाग, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13वीं 14वीं पंक्ति में इंपॉर्टेंट है, अरे हाँ 13वीं 14वीं पंक्ति में, ओके। अब इम्पोर्टेंट है। अब 7वें श्लोक में समुद्र की साम्राज्य विजय, नागों के विरुद्ध युद्ध लड़े का वर्णन है। नाग प्रशासी 7वें श्लोक में इम्पोर्टेंट है। 7वां श्लोक साम्राज्य विजय और नागों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का वर्णन है। कौन सी में? 7वें श्लोक में, ठीक है। उसने कौन कौन को हराया था? अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्युत, नागसेन, गणपति नाग। अब दक्षिणापथ, तो दक्षिणापथ की विजय का उसमें 13वीं 14वीं थी, इसमें 19वीं 20वीं है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 13वीं 14वीं थी ना, भूल गया, हाँ 13वीं 14वीं थी, 13वीं 14वीं और 19वीं 20वीं, याद रखना है। 13वीं 14वीं और 19वीं 20वीं। 13वीं 14वीं में अपना कौन सा ऊपर आर्यवर्त का विजय दिया है, ठीक है, आर्यवर्त। 19वीं 20वीं में क्या दिया है? दक्षिणापथ, ठीक है, दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, ठीक है। अब दक्षिणापथ क्या दिया है? इसमें कितने राजाओं को हराया उसने? 12 राज्य, ठीक है, 12 राज्य, दक्षिण के 12 राज्य को हराया और उनके क्षेत्र को शामिल किया। अभी क्या हो सकता है कि यार आ सकता है मिलाने के लिए कि यार कौन कौन का राजा था, कौन कौन का नहीं था, तो अपन को याद करना चाहिए, हो जाए तो। कौशल का महेंद्र था, कौशल का महेंद्र था, महेंद्र कहाँ का था? कौशल का। मंटराज कहाँ का था? कोराल का। कांची का कौन था? विष्णुगुप्त, इम्पोर्टेंट है, कांची का विष्णुगुप्त। बेंगी का कौन था? हस्तिवर्मा, इम्पोर्टेंट है, बेंगी का हस्तिवर्मा। कांची का विष्णुगुप्त। कुबेर कहाँ का था? देवराष्ट्र का, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उग्रसेन कहाँ का था? पालक था, पालक का, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दमन, दमन कहाँ का था? एरंडपल का, एरंडपल का, इम्पोर्टेंट है। नीलराज कहाँ का था? अवमुक्त का, तो इम्पोर्टेंट है। महेंद्रगिरी कौन कहाँ था? महेंद्रगिरी कहाँ का था? पिष्टपुर का। महेंद्र कहाँ का था? कौशल का। महेंद्रगिरी पिष्टपुर का। और व्याघ्रराज कहाँ का था? महाकंतार का, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो व्याघ्रराज कहाँ का था? महाकंतार का। महेंद्रगिरी कौन का था? पिष्टपुर का। दमन कहाँ का था? एरंडपल का था। नीलराज कहाँ का था? अवमुक्त का था। उग्रसेन कहाँ का था? पालक का था। कुबेर देवराष्ट्र का था। हस्तिवर्मा बेंगी का था। कांची का विष्णुगुप्त था। और कोटुर का स्वामी दत्त था। कोटुर का स्वामी दत्त, इसको कैसे भूल गए? कोटुर का स्वामी दत्त था। कोराल का मंटराज था। कौशल का महेंद्र था, ठीक है। ऐसा जाएगा एक साइड कि किसको हराया, यह राज्य जाएगा कि महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, महेंद्रगिरी और मंटराज, और एक और जाएगा विष्णुगुप्त। अब इनको इधर मिलाना पड़ेगा। तो विष्णुगुप्त को कमन किससे मिलाएंगे? अपना विष्णुगुप्त कहाँ का था? कांची का था, ठीक है। मंटराज कहाँ का था? कोराल का था। महेंद्रगिरी कहाँ का था? महेंद्रगिरी पिष्टपुर का था। महेंद्र कहाँ का था? कौशल का था। तो ऐसे मिलाने जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है 12 राज्य, 12 राज्यों की भेजा है, इंपॉर्टेंट याद कर लेना। 12 राज्यों को हराया था, ठीक है। इसके विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ठीक है। तो पहले तो उसको अपने काबू में कर लिया ग्रहण, और फिर मोक्ष भी कर दिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है। और फिर अनुग्रह कि अपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ठीक है। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी। और अपना क्या नाम है, हाँ क्या यार भूल रहा हूँ, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी, ठीक है। ध्यान कहीं और चला गया था। कालिदास ने रघुवंश नाटक में, रघुवंश नाटक नहीं, महाकाव्य है, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य में इस तरह की विजय को धर्म विजय कहा है, ठीक है। धर्म विजय इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रघुवंश में धर्म विजय कहा गया दक्षिण की विजय को, किसने? कालिदास ने। और राय चौधरी ने भी दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा है। राय चौधरी ने भी दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा है। तो दक्षिण विजय को क्या बोला जाता है? धर्म विजय बोला जाता है। कौन की? समुद्रगुप्त, ठीक है, याद रखना। कांची का विष्णुगुप्त दक्षिण अभियान का अंतिम और दक्षिणतम शासक था, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लास्ट में किसको हराया था विष्णुगुप्त ने? समुद्रगुप्त ने, सॉरी, समुद्रगुप्त ने। तो कांची का विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त,
ठीक है। विष्णुगुप्त को हराया था सबसे लास्ट में अपने दक्षिण का राज्य का विजय करते हुए, दक्षिण अभियान करते हुए, ठीक है, धर्म विजय बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब आर्यवर्त में उसने द्वितीय युद्ध में पराजित किया 9 राजा को, मतलब लौट के आ गया। तो फिर आर्यवर्त उसने बोला कि आर्यवर्त के और राजा मचल रहे हैं इन द सेंस मान नहीं रहे, युद्ध लड़ रहे हैं या सीमा विस्तार कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला इनको और समूल नाश करूँगा मैं। तो इसके इधर के 9 राजा थे, 9 राजा याद करना है। मतलब द्वितीय युद्ध में कौन कौन से पराजित किए थे? नागदत्त को, गणपति नाग को, अच्युत को, 3 तो ये पुराने हैं, ठीक है, नागसेन को, ये 3 पुराने हैं, ठीक है। अब चंद्री वर्मा, मत्तिल, रुद्रदेव, बल वर्मा, नंदी, ठीक है, इनको पराजित किया था, याद हो जाए तो ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दक्षिण के ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इनके खिलाफ कौन सी नीति अपना ली इसने? प्रसबुद्धरण, मतलब अपने राज्य में शामिल ही कर दिया। इनको क्या करा? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, पहले तो अपने शामिल किया, फिर छोड़ दिया उसको तुरंत कहीं कि ठीक है यार तुम छोड़ो अपना, मतलब क्या शामिल करूँगा मेरे में, मतलब इतना बड़ा प्रशासन नहीं संभाल पाएगा वो, तो वो चतुर था, ठीक है। उसने चालाकी दिखाई और उसने छोड़ दिया कि ठीक है यार तुम कर मर देते रहना पर मैं नहीं ले रहा, मतलब पर उनको हरा दिया, उसको उनकी क्षमता दिखा दी कि तुम मेरे से कुछ नहीं हो, ठीक है। हराया 9 राजाओं को, 12 राजाओं को, और उनको छोड़ भी दिया। इधर 9 राजाओं को हराया, लेकिन ये बिल्कुल करीब थे अपने पाटलिपुत्र के, तो इसने उनको शामिल ही कर लिया कि तुम परेशानी मत करो यार। तो प्रसबुद्धरण की नीति अपनाई, जिसका नीति का अर्थ होता है जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, ठीक है, जड़ मूल से उखाड़ फेंक देना। प्रसबुद्धरण की नीति थी, कौन के खिलाफ आई? आर्यवर्त के खिलाफ। दक्षिणापथ के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ठीक है। बात एरन की विजय, तो इम्पोर्टेंट है, या एरन की विजय सबसे लास्ट में की थी, जो उत्तर भारत की अंतिम विजय थी। दक्षिण भारत की अंतिम विजय कौन सी थी? अपन को पता है, विष्णुगुप्त, कांची का विष्णुगुप्त, ठीक है, कांची का विष्णुगुप्त थी। और एरन विजय सबसे लास्ट थी कहाँ पे? उत्तर भारत की, ठीक है। अब 8वीं राजा, मैं बोला ना जंगल के राजाओं को आएगा फिर वो, तो 3 नंबर की उसने, मतलब इसमें चौथा लिख दिया क्योंकि इसने आर्यवर्त को 2 बार मान लिया है, क्योंकि पहले में 3 हराया था, दूसरी में 9 राजाओं को हराया था, लेकिन उसने अब वैसे देखे तो अपन तीसरा वो था, चरण था ये। तो 8वीं राज्यों की विजय की उसने। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? 21वीं पंक्ति, इंपॉर्टेंट है। आर्यवर्त की मिलती है 13वीं 14वीं में, दक्षिणापथ की मिलती है 19वीं 20वीं में, 8वीं राजाओं की मिलती है 21वीं में, ठीक है। 8वीं राजा कौन से थे? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जबलपुर तक फैले थे, 18 राज्य शामिल थे इसमें। 8वीं मतलब जंगल के, ठीक है, 18 राज्य शामिल थे। और क्या बोलते हैं अपना, इनके प्रति पारिचारिक रथ की नीति अपनाई। पारिचारिक रथ की नीति अपनाई, इंपॉर्टेंट याद रखना, पारिचारिक रथ। तो इनका मतलब कुछ नहीं बना कि आप हमारी सेवा करो, मतलब आपको गिफ्ट मिफ्ट दो, बस परिचारिक रथ। तो ये परिचार होता है ना, परिचार करो, मतलब सेवा करो, आओ दर्शन करो हमारे, बस सेवा करना उनका वो था उद्देश्य। परिचारिक रथ की नीति अपनाई, कौन के खिलाफ? आदिवासियों, मतलब आदिवासी इन द सेंस आदि, मतलब जो पुराने जीव थे उनके खिलाफ, जो जंगली थे, मतलब जनजाति थी वो, ठीक है, जंगली राजा बोलेंगे, तो आटविक मतलब जंगल में निवास करते थे वो, ठीक है। तो उनको दास बनाने की नीति अपनाई, ठीक है। सीमावर्ती राज्यों की विजय का उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व की सीमा राज्यों, तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, ठीक है, सीमावर्ती राज्य थे, उनके खिलाफ आई। इसके खिलाफ कौन सी नीति अपनाई? सर्वकरदान आज्ञा प्रणामम, सर्वकरदान आज्ञा प्राणायाम। तो मतलब सारा कर दान करो, आज्ञा मानो हमारी, और प्रणाम करने के लिए आगमन, मतलब प्रणाम आगमन, तो प्रणाम करने के लिए आओ, सारा कर दान करो, हमारी आज्ञाओं का पालन करो और कर दान करने के लिए आओ। इसमें कौन कौन से राजा थे? सीमावर्ती राज्यों में 5 थे, ठीक है। समतट बांग्लादेश का था, डोआक असम का था, कामरूप असम का था, कर्तपुर असम का था, और नेपाल, ठीक है। 5 समतट, डोआक, कामरूप, कर्तपुर और नेपाल, कर्तपुर हरियाणा, और समतट बांग्लादेश, एंड अपना कामरूप असम, और क्या बोलते हैं एक और कौन सा था असम का? डोआक, ठीक है, दबाक लिखा है इसमें, डोआक है वो, ठीक है, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश का संबंध, ठीक है। इनके खिलाफ सर्वकर दान आज्ञाकरण प्रणाम आगमन, ठीक है, बस ऐसा था। अब विदेशी राज्यों की विजय की। समुद्र की पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर स्थित 9 गढ़ राज्य, इंपॉर्टेंट है यार, 9 गढ़ राज्य कौन कौन से थे, तो ये अपन डिटेल में करेंगे बाद में। जैसे संकानिक था जो ग्वालियर का था, ठीक है, आभीर वंश था, करपारिक था जबलपुर का, ठीक है, योद्धे, प्रार्जुन, काक, मालव, मद्रक, ये अपन अच्छे से करेंगे बाद में, अभी नहीं। मतलब संभवतः इन गणराज्यों ने स्वेच्छा से समुद्र की अधीनता स्वीकार करी तथा इसके प्रत्यंत राज्यों वाली सर्वकर्ता आज्ञा नीति आगमाई, ठीक है। प्रत्यंत राज्य आ जाए ना तो वो सीमावर्ती राज्य ही हैं, ठीक है, सीमावर्ती राज्य, प्रत्यंत राज्य, ठीक है। अब विदेशी दास के ऊपर विजय करेगा समुद्र। 5 चरण, लास्ट चरण है।
तो विदेशी शासक कौन कौन से थे? कुषाण शासक था, ठीक है। कुषाण की राजधानी क्या थी? पेशावर। दो राजधानी थे ना, पेशावर और मथुरा, तो एक्चुअली में तो पेशावर के थे। तो पेशावर पुरुषपुर जिसको बोलते हैं, पुरुषपुर, ठीक है। इसका शासक कौन सा था? रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय था। और पूर्वी शासक मुरुंड, तो मुरुंड के खिलाफ अपनाई थी। और रुद्र शासक क्या बोलते हैं अपना, रुद्र सिंह तृतीय। और कुषाण आदि विशेष शासकों ने समुद्र की अधीनता निम्न विधियों से 23वीं 24वीं में, याद रखना 23वीं 24 में। सबसे पहले 16 17 19 20, फिर 21 और फिर 23 24 में आ गए विदेशी हैं, ठीक है। ये सब वर्णन किया गया है। और इसका 22वीं में है क्या? इसका वर्णन दिया नहीं है यार, 22वीं में है क्या इसका? हाँ 22वीं पंक्ति में। तो याद रखना, लाइन से याद रखना है। 16 17 आर्य, 19 20 दक्षिणापथ, 21वीं अपनी आठविक राज्य, 22वीं अपनी सीमावर्ती राज्य और 23वीं 24 से अपनी विदेशी राज्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट है। अब आत्मनिवेदन, इनके खिलाफ कौन कौन सी नीति अपनाई? मतलब एक ही नीति अपनाई जो मैंने ऐसे याद किया, इसमें अलग दिया है। आत्मनिवेदन, कन्योपायन, याचना, द्विपाय। मैंने ऐसे किया, आत्मनिवेदन, कन्योपायन, याचना, द्विपाय। तो आत्मनिवेदन करो, ठीक है, कन्याओं का विवाह करो अपने पास। और याचना द्विपाय मतलब याचना करने आओ, हमारी याचना मानो, हमारी आदेश मानो, याचना करने आओ, समझ रहे हो? तो ऐसे कन्योपायन, याचना, द्विपाय, मतलब ऐसा भी लिखा सकता है। आत्मनिवेदन, कन्योपायन की नीति किसके खिलाफ आई, ऐसा भी लिखा सकता है। और याचना द्विपाय भी आ सकता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? भुक्ति, शासन, याचना, ठीक है। ये भी शासन आदेश प्राप्त करना, ठीक है, मतलब यही था याचना द्विपाय। हाँ, अब इम्पोर्टेंट है, समुद्रगुप्त दिग्विजयों का उद्देश्य क्या था? धरणीबंध। इम्पोर्टेंट है भैया कि उद्देश्य क्या था? धरणीबंध, ठीक है। उत्तरी भारत में अपनाई गई नीति प्रसमुद्रम की नीति, और दक्षिण भारत में नीति अपनाई गई ग्रहण मोक्ष निग्रह की नीति कहलाती है, ठीक है। ये तो अपन ने कर ही लिया है, 5 राज्यों के खिलाफ नीति। अब अपनी हो गए उसकी विजय, अब बना रहा है उसके यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ, विजय करेगा तो अश्वमेध यज्ञ कराते थे ना पहले राजा, तो वही है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति में युद्धों का वर्णन है, लेकिन युद्धों को जीतने के बाद उसने वो करवाए होंगे, क्या बोलते हैं अपने, अश्वमेध यज्ञ, लेकिन इसका वर्णन है ही नहीं उसमें। हो सकता है कि इसके युद्धों के बाद यज्ञ तो बाद ही कराएंगे, और तब तक प्रयाग प्रशस्ति लिख दी होगी, समझ रहे हो? तो प्रयाग प्रशस्ति लिख दी गई है, कौन ने? हरिशेन ने। और युद्ध हो चुके हैं, फिर उसके बाद अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है। किस कौन ने? अपने समुद्रगुप्त भाई ने, भाई मान लो समुद्रगुप्त ने, क्योंकि बड़े से अपना हिंदुस्तानियों का वो है ना यार, जो बड़े होते हैं उनको उससे संबंध बना लेते हैं अपन पहचान बनाने के लिए, पता नहीं क्यों बनाते हैं, उससे कुछ मिलता जुलता है नहीं, लेकिन हाँ ऐसे ही अपना समुद्रगुप्त भाई था, तो अपन बोल देंगे कि मेरा भाई था जो उसने विदेश पर राज्य किया, भारत में राज्य किया, पर अपन से उसको कुछ मिलना नहीं है अपन से, अपन को उससे, ठीक है। समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ की जानकारी। अश्वमेध मुद्रा, अश्वमेध मुद्रा कौन ने जारी करी थी? समुद्रगुप्त, याद रखना है, अश्वमेध की मुद्रा समुद्रगुप्त ने, ठीक है। अश्वमेध मुद्रा मतलब भीतरी, स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में मिलती है, स्कंदगुप्त का भीतरी लेख और समुद्रगुप्त के अश्वमेध मुद्रा में मिलती है। अश्वमेध यज्ञ करने वाले गुप्त शासक कौन से थे? समुद्रगुप्त थे और कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त प्रथम, याद रखना है। तो अश्वमेध यज्ञ कौन कौन ने कराया था? समुद्रगुप्त ने और कुमारगुप्त ने, ठीक है। पुनः ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त चिरकाल से छोड़े गए अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है, तो पुनः ताम्रपत्र में भी उसका अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है, अश्वमेध प्रकार के मुद्रा में इसका वर्णन मिलता है, और अपना स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में भी मिलता है, लेकिन उसमें प्रयाग प्रशस्ति में उसका वर्णन नहीं मिलता है, याद रखना है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण मुद्राएं थी ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण मुद्राएं। गरुड़ ध्वज पताका दंडकारी प्रकार, गरुड़ इंपॉर्टेंट है, गरुड़ प्रकार की, ठीक है। गरुड़ प्रकार, ध्वज प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, इसके मुख पर अप्रतिरथ की उपाधि धारण की थी। तो अप्रतिरथ उपाधि किसको मिली है? समुद्रगुप्त को। कहाँ पे मिली है? उसकी मुद्रा में, धनुर्धारी प्रकार में, ठीक है। परशु प्रकार, परशु, इसके पृष्ठभाग पर समुद्रगुप्त की कृतांत परशु नामक उपाधि मिलती है, ठीक है। अश्वमेध प्रकार, अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है, अश्वमेध पराक्रमा, ठीक है, बोला गया इसमें। और व्याघ्र हनन प्रकार, इंपॉर्टेंट है, व्याघ्र हनन और बीड़ा बदान प्रकार, इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी मुद्राएं जारी करी थी। अब इसमें अश्वमेध प्रकार का वो उपाधि धारण की थी, इंपॉर्टेंट है। इसमें कृतांत परशु या धारण की थी, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें अप्रतिरथ उपाधि धारण की थी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, बस। व्याघ्र हनन में व्याघ्र पराक्रम की उपाधि धारण की थी। बीड़ा बदान तुमको पता ही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये व्याघ्र हनन और बीड़ा बदान पर मुद्रा पर विदेशी प्रभाव नहीं था, तो ये इंडियन मुद्राएं थी, मतलब इंडियन
विशेषता के आधार पर इनका वो किया था, टकसाल में छापी गई थी। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रयाग प्रशस्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन ने करी थी? हरिशेन ने करी थी। ठीक है, इसके स्तंभ पर उत्कीर्ण किसने करवाया था? तिलवट्ट ने करवाया था। स्तंभ पर उत्कीर्ण तिलवट्ट ने करवाया था। इसकी रचना हरिशेन ने करी थी। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। अभी कौन से कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण थी? ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना कौन ने करी थी? अपने हरिशेन ने करी थी। स्तंभ पर किसने उत्कीर्ण करवाया था? तिलवट्ट ने करवाया था। ये अभी कौन पे कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण है। ठीक है, बौद्ध संघ में विभेद रोकने के लिए कौशाम्बी के महापात्रों को आदेश दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मध्यकाल में अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में लगवा दिया। तो अकबर ने इलाहाबाद में लगवा दिया कौशाम्बी से लाकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें 33 पंक्तियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितनी पंक्तियाँ? 33। ठीक है, 33 पंक्तियाँ हैं। प्रकाश लाने का श्रेय ए ट्रायर को जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में कौन लाया? ए ट्रायर। इंपॉर्टेंट है। इसे पाषाण पर खुबरी समुद्रगुप्त की आत्मकथा, समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की आत्मकथा किसको कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति को। और फ्लीट ने इसे मरणोत्तर अभिलेख कहा है। मरणोत्तर अभिलेख किसने कहा है? फ्लीट ने। रोमेला थापर ने ऐतिहासिक पुनरांकन कहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। मरणोत्तर अभिलेख फ्लीट ने, ऐतिहासिक पुनरांकन कौन ने बोला है? अपनी रोमेला थापर ने। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र की धर्म प्रचार बंधु उपाधि मिली है। इंपॉर्टेंट है, धर्म प्रचार बंधु। ठीक है, इसकी विजयों का उद्देश्य क्या था? धरणीबंध। इसकी राजधानी वो इसका क्या बोलते हैं अपना उपाधि क्या थी? धर्म प्राचीर बंद आ जाए, धर्म प्राचार बंधु हो जाए, कुछ भी बदल जाए तो इसकी प्रयाग प्रशस्ति में उपाधि मिली है। इंपॉर्टेंट याद रखना। प्रयाग प्रशस्ति ब्राह्मी लिपि एवं विशुद्ध संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, विशुद्ध संस्कृत ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह चंपू शैली गद्य और पद्य मिक्स होता है ना, जिसको चंपू शैली बोलती हैं, दोनों में लिखा गया है। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। यह बिना तिथि को लेकर भयंकर इंपॉर्टेंट है। बिना तिथि का लेख है। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति बिना तिथि का लेख है। प्रयाग प्रशस्ति पर अकबर के दरबारी बीरबल का लेख एवं मुगल सम्राट जहांगीर का भी लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, बीरबल का भी लेख मिलता है, जहांगीर का भी लेख मिलता है। अब्दुल्ला मुश्किन कलाम ने लिखा था। अब्दुल्ला मुश्किन कलाम ने लिखा था इसका भी जहांगीर का लेख प्रयाग प्रशस्ति पर। ठीक है, कुमार देवी का सर्वप्रथम उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता का। अब देखो, प्रयाग प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है। अपन यहाँ पे फैक्टर्स की याद करते हैं। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति को कौन ने लिखा था? हरिशेन ने। इसको कौन ने उस पर उत्कीर्ण करवाया था? स्तंभ पर तिलवट्ट ने। ठीक है, अशोक ने कौशाम्बी अभिलेख पर इसको लिखवा दिया था। ठीक है, अपना अकबर कौशाम्बी से इसको इलाहाबाद में लाया। ठीक है, इलाहाबाद में लाया। ये कौन कौन सी भाषा में? ये ब्राह्मी लिपि और विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। ठीक है, इसको मतलब प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? ए ट्रायर को जाता है। ठीक है, इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? 33 पंक्तियाँ हैं। इसको मतलब क्या बोलते हैं? ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण, मतलब पाषाण पर उत्कीर्ण समुद्रगुप्त की आत्मकथा बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको रोमेला थापर ने क्या बोला है? पुनरांकन बोला है। ठीक है, पुनरांकन, ऐतिहासिक पुनरांकन बोला है रोमेला थापर, ऐतिहासिक पुनरांकन। फ्लीट ने क्या बोला है इसको? फ्लीट ने बोला है, क्या बोलते हैं फ्लीट ने इसको क्या बोला है? समुद्रगुप्त की आत्मकथा। फ्लीट ने इसको मरणोत्तर अभिलेख बोला है। मरणोत्तर अभिलेख। ठीक है, फ्लीट ने बोला है। और इसमें क्या बोलते हैं इसमें तिथि युक्त नहीं है, तिथि नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें अपना अश्वमेध यज्ञ करने का कोई वर्णन नहीं किया गया है। इसमें उसकी रानी कौन सी? कुमार देवी का वर्णन पहली बार किया गया है। ठीक है, उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। और क्या है इसमें? हाँ, इसमें अकबर के बीरबल और जहांगीर के लेख भी मिलते हैं। जहांगीर का लेख किसने लिखा था? अब्दुल मुश्किन कलाम ने लिखा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, और चंपू शैली में भी है। चंपू शैली में अश्वमेध का उल्लेख नहीं किया। ठीक है, धर्म प्राचीर बंधु उपाधि, ये इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया था। धर्म प्राचीर बंधु उपाधि मिली है। इसमें धर्म प्राचीर बंदी कहाँ पर मिली है? धर्म प्राचीर बंद आ जाता है, कभी कभी धर्म प्रचार बंधु आ जाता है। तो इसकी उपाधि कहाँ पर मिली है? उसमें अपने प्रयाग प्रशस्ति में मिली है। ठीक है, और तिलवट्ट ने कौशाम्बी अभिलेख तिलवट्ट ने इसको स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया था। अशोक ने कौशाम्बी अभिलेख में उत्कीर्ण कराया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आने की संभावना है, पर आएगा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह सकते क्वेश्चन आएगा, पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ रहा है अपन दूसरे राजा पर, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य पे। इसका शासनकाल 375 से 415। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, अपने आप विक्रमादित्य 14 विक्रमादित्य है। सबसे लास्ट विक्रमादित्य हेमू है। ठीक है, और विक्रमादित्य अपने उज्जैन के राजा से उसका
नामकरण मतलब लिया गया तो उससे अपन उपाधि धारण करते रहते हैं, मतलब अपने राजा ने उपाधि धारण करते रहे। ठीक है, ऐसा बोलते हैं समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच एक राजा था रामगुप्त। तो अपन अभी रामगुप्त का इतिहास पढ़ेंगे थोड़ा सा। रामगुप्त अपने सिलेबस में है तो इम्पोर्टेंट है रामगुप्त। तो रामगुप्त क्या है, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बीच का एक राजा था। ठीक है, रामगुप्त निर्बल शासक था। गुप्त अभिलेख में रामगुप्त का उल्लेख नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि गुप्त अभिलेख में रामगुप्त का उल्लेख है ही नहीं। ठीक है, गुप्त अभिलेख में मतलब जो अपने ऐसे अभिलेख होते हैं उसमें अपन निर्बल राजाओं के क्यों नाम लिखें। ऐसे अपनी मान लो तो अपन ने वंशावली बनाई अपने एक परिवार की, तो अपन ऐसे लड़कों का नाम क्यों लिखे जिन चोरी करते हों या कुछ गलत काम करते हों। तो अपन जो बड़े बड़े लोग नाम होंगे उनका नाम लिखेंगे, बड़े बड़े लोग होंगे। तो ठीक है, अब सर्वप्रथम 1924 में राखालदास बनर्जी ने, ये इंपॉर्टेंट है यार, तो राखालदास बनर्जी ने सर्वप्रथम 1924 में राखालदास बनर्जी ने रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का प्रयास किया। तो रामगुप्त की ऐतिहासिकता कौन ने प्रयास किया, तो अपने वो राखालदास बनर्जी थे 1924 में। ठीक है, विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम में, तो देवी चंद्रगुप्तम में भी रामगुप्त की कथा का वर्णन मिलता है। तो देवी चंद्रगुप्तम में भी रामगुप्त की कथा का वर्णन मिलता है। कहाँ पे, विशाखा दत्त की। तो ठीक है, और अपना राखालदास बनर्जी ने 1924। ठीक है, गुप्त अभिलेखों में कोई वर्णन नहीं है रामगुप्त का। देवी चंद्रगुप्त नाटक मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन भोज के श्रृंगार प्रकाश में इसके कुछ उद्धरण मिलते हैं। तो श्रृंगार प्रकाश में भी उसका वर्णन मिलेगा रामगुप्त का। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, द भोज के श्रृंगार प्रकाश में भी रामगुप्त का वर्णन मिलता है। बाणभट्ट की हर्षचरित, भोज के श्रृंगार प्रकाश, शंकराचार्य की हर्षचरित का टीका, राजशेखर की काव्य मीमांसा तथा अरबी लेखक अबुल हसन कीर्ति अली कृत मुजमल उल तवारीख में भी रामगुप्त का उल्लेख है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना कि रामगुप्त का वर्णन कहाँ पे नहीं दिया, ये सब ऑप्शन आ जाएगा। 4 3 के रख देगा, चौथा वो रख देगा। ठीक है, तो अरबी लेखक अबुल हसन की मुजमल उल तवारीख में भी रामगुप्त का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अब अपन आ रहे हैं तो क्या बोलते हैं राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय अपने भाई रामगुप्त को हराकर गद्दी पर बैठा और रामगुप्त की पत्नी ध्रुवदेवी से विवाह किया। ठीक है, ध्रुवदेवी या ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, से विवाह किया। इंपॉर्टेंट है यार, एक बार क्या हो गया था कि इनमें से कौन सत्य नहीं है। तो एक ऑप्शन था कि ध्रुवदेवी के बेटा का नाम क्या बोलते हैं अपना कुमारगुप्त प्रथम है, उसके पति का नाम क्या बोलते हैं रामगुप्त है, उसके पति का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है, और एक चौथा ऑप्शन था। अब ये गलत था। ठीक है, अब लोगों ने सोचा होगा यार इनमें से गलत छाटना है तो दोनों की पत्नी थोड़ी ना हो सकती है वो, लेकिन उस दोनों की पत्नी थी। तो अब बहुत से लोग ये लगा के आए होंगे कि यार इसकी पत्नी हटा दो, रामगुप्त की पत्नी थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी हटा दो, लेकिन वो दोनों की पत्नी थी। तो ऐसा याद रखना है, ध्रुवदेवी और ध्रुव स्वामिनी उसका नाम था, और दोनों की पत्नी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की भी और अपने रामगुप्त की भी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है यार, राष्ट्रकूट वंश के 15 मिनट, राष्ट्रकूट वंश के काम्बे एवं संजन अभिलेख में रामगुप्त की ऐतिहासिक अभिलेख के साक्ष्य मिला है। तो राष्ट्रकूट वंश का जो अभिलेख है ना, उसमें उसका वर्णन है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, गुप्त के अभिलेख में नहीं है कि रामगुप्त का वर्णन, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के काम्बे एवं संजन अभिलेख में रामगुप्त की ऐतिहासिकता का अभिलेख की साक्ष्य मिला है। दुर्जनपुर बेसनगर से 3 जैन मूर्तियाँ मिली हैं। इन मूर्ति पर लेखों में रामगुप्त को महाराजाधिराज कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, बेसनगर यानी विदिशा का नाम दुर्जनपुर भी था। तो दुर्जनपुर विदिशा से 3 जैन मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, 3 जैन मूर्तियाँ मिली हैं। इन पर क्या नाम मिला है, रामगुप्त को महाराजाधिराज, मतलब बड़ा राजा था, इसका मतलब महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। तो ठीक है, चंद्रगुप्त के समय तीरबुक्ति का गवर्नर गोविंदगुप्त था, जो कुमारगुप्त का भाई था। तीरबुक्ति, ठीक है, तीरबुक्ति याद रखना है। उपाधि कौन कौन सी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल का था ना 375 से 415 तक, याद रखना है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे अपन। चंद्रगुप्त द्वितीय एक अन्य नाम देवश्री था, देवगुप्त था, देवराज था। देवश्री, देवगुप्त, देवराज, याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम अपन ने पहले पढ़ लिया 319 वाला, अब 375 वाला है, 375 वाला। देवश्री, देवगुप्त, देवराज। इसने विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला प्रथम था। नरेंद्र चंद्र, श्री विक्रम सिंह विक्रम, अजीत विक्रम, परम भागवत। अब इसने परम भागवत इसने भी उपाधि धारण की। पहला कौन था परम भागवत उपाधि धारण करने वाला, अपना समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त की परम भागवत उपाधि कहाँ पर मिली है, अपने प्रयाग प्रशस्ति में मिली है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में मिली है कि अपने रिद्धपुर के ताम्र अभिलेख में मिली है। इसका आंसर बताना।
अपन अभी पढ़ा है 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले। चंद्रगुप्त को लेखों में तत्पर परिग्रहित कहा गया है। तत्पर परिग्रहित इसको भी कहा गया है, किसको? अपने चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो इसको भी समुद्रगुप्त ने सौंप दिया होगा अपना अधिकार क्षेत्र। तत्पात परिग्रहित कहा गया ना, तो तत्पात परिग्रहित। गढ़वा अभिलेख उत्तर प्रदेश में, तो गढ़वा अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहा गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत कहाँ पे कहा गया है? गढ़वा अभिलेख में। इंपॉर्टेंट है बहुत। तो गढ़वा अभिलेख में चंद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। ठीक है, तत्पात परिग्रहित कहा गया है और इसकी उपाधियाँ मिली हैं। ठीक है, बहुत सारी। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी गुहालेख में चंद्रगुप्त को राजाधिराज श्री कहा गया है। तो कौन सी? उदयगिरी विदिशा गुहालेख में चंद्रगुप्त को राजाधिराज श्री कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, राजाधिराज श्री कहा गया है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक कौन से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे, कुमारगुप्त प्रथम थे, स्कंदगुप्त थे, नरसिंह बालादित्य थे। ठीक है, और समुद्रगुप्त भी थे, तब समुद्रगुप्त भी थे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, नरसिंह बालादित्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शक विजय इंपॉर्टेंट है। तो इसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया। ठीक है, और पश्चिमी भारत से शकों का उन्मूलन कर दिया। शक विजय के फलस्वरूप चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। ये MPPSC में आया था, मैं गलत करके आ गया था। मैंने कि पता नहीं चांदी के हैं कि सोने के हैं, मतलब मैंने पढ़ा नहीं था तब। तो व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो वो चांदी के थे। कौन ने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करने पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एंड अपना क्या बोलते हैं, अपना विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इन चांदी के सिक्कों का भार 32 से 36 ग्राम था, ग्रेन था। नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, कौन ने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय पर। भारतीय अनुश्रुतियों में चंद्रगुप्त द्वितीय को शक पर विजय के कारण सकारी भी कहा गया है। ठीक है, सकारी किसको कहा जाता है? CG द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, याद रखना है। ठीक है, शक विजय से गुजरात एवं काठियावाड़ तक का क्षेत्र गुप्त राज्य में मिल गया, जिससे भड़ोच बंदरगाह पर भी गुप्त का नियंत्रण हो गया। भड़ोच गुजरात में है। ठीक है, याद रखना है। बंदरगाह पर गुप्तों का नियंत्रण हो गया। कौन से? शक विजय से। ठीक है, गुजरात और काठियावाड़ तक का क्षेत्र गुप्त राज्य में मिल गया, जिससे भड़ोच बंदरगाह पर भी नियंत्रण हो गया। जैसे अरब सागर एवं भूमध्य सागर के व्यापार पर गुप्तों को प्रवेश मिला। ठीक है, अरब सागर भूमध्य सागर में गुप्तों को प्रवेश मिला। कहाँ से? भड़ोच बंदरगाह से। शकों से छीनकर उज्जैन को साम्राज्य की दूसरी राजधानी बना ली। इंपॉर्टेंट है यार, इंपॉर्टेंट है। तो साम्राज्य की दूसरी राजधानी किसने बनाई थी? CG द्वितीय ने। कौन? काय को? उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाई। उज्जैन कला साहित्य विद्या का केंद्र बना। इंपॉर्टेंट है, उज्जैन को दूसरी राजधानी किसने बनाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब अपने आते हैं वैवाहिक संबंध। इसने भैया चंद्रगुप्त ने नागवंश, ठीक है, नागवंश जो मध्य प्रदेश में था, विदिशा में और ग्वालियर में पवाया, उसकी राजकुमारी थी कुबेर नागा। ठीक है, वृषनाग भीम नाग वाली, उनकी राजकुमारी थी कुबेर नागा से विवाह किया। उसे प्रभावती गुप्त नामक पुत्री हुई। तो कुबेर नागा से विवाह किया, तो कौन सी पुत्री? प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त का विवाह कौन से करा? बाकाटक नरेश रुद्रसेन से किया, द्वितीय से किया। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, बाकाटक नरेश था। इस वैवाहिक संबंध से गुप्त बाकाटक संबंध में पश्चिम भारत में शकों को काट देगा। तो रुद्र सिंह तृतीय को हराने में बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय का सहयोग मिला। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। याद रखना है। तालगुंडा लेख में वर्णित है कि कुंतल राज्य के कदम वंश के शासक काकुत बर्मन की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम से हुआ। तो KG का विवाह कौन से हुआ? काकुत बर्मन की पुत्री। ठीक है, काकुत बर्मन की पुत्री का से हुआ। ठीक, जो कहाँ का था? कुंतल राज्य, मतलब कर्नाटक का कदम वंश। ठीक, कदम वंश याद रखना है। तो भोज एवं छेवेंद्र के अनुसार कालिदास को यहाँ दूत बनाकर भेजा था। कालिदास ने कुंतलेश्वर द्वितीय की रचना यहाँ की थी। तो कभी कहीं दिया है कि कालिदास ने केवल 7 रचनाएँ लिखी है, लेकिन कहीं लिखा है कि कालिदास ने कुंतलेश्वर द्वितीय की रचना भी लिखी है। तो कुंतलेश्वर द्वितीय की रचना कौन की है? इंपॉर्टेंट है। तो कालिदास की है भैया, कुंतलेश्वर द्वितीय। तो कुंतलेश्वर द्वितीय की रचना कालिदास ने लिखी है। कहाँ पे? कुंतल के कदम्ब वंश राज्य, कदम्ब वंश में गया था कालिदास। कुंतल राज्य के कदम्ब वंश में काकुत बर्मन की पुत्री का विवाह KG से कर दिया था, कुमारगुप्त से कर दिया था। तो कालिदास को भी भेजा था वहाँ पे दूत बनाकर। कहाँ पे? अपने कुंतल वंश मतलब कर्नाटक में कदम्ब वंश के दरबार में। और वहाँ पर कालिदास ने कुंतलेश्वर द्वितीय की रचना लिखी। ठीक है, गुप्त बादशाह अशोक में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो सबसे
सर्वप्रथम चांदी के सिक्के कौन ने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए। ठीक है, यद्यपि हाल ही में चंद्रगुप्त प्रथम का एक भी चांदी का सिक्का मिला है, हाल ही में एक चंद्रगुप्त प्रथम का, तो चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक सिक्का मिला है, पर अपन इसको याद नहीं रखेंगे यार। अपन को याद रखना है कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे, बड़े पैमाने पर चलाए थे। तो एक मिला है, उसके बहुत मिले होंगे, समझ रहे हो? तो चंद्रगुप्त ने 8 प्रकार की मुद्रा चलाई थी, इंपॉर्टेंट है। एसजी ने 6 प्रकार की मुद्रा चलाई थी, चंद्रगुप्त ने 8 प्रकार की मुद्रा चलाई थी, याद रखना है। धनुर्धारी, सिंह निहंता, अश्वरोही, छत्रधारी, पर्यंक स्थित राजा रानी, ध्वजधारी, चक्र विक्रम, पर्यंक प्रकार की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो 8 प्रकार की मुद्रा चलाई थी अपने समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अरे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, अब चक्र विक्रम मुद्रा, चक्र विक्रम मुद्रा पर भगवान विष्णु को राजा को 3 गोल वस्तुएं देते दिखाया गया। तो चक्र विक्रम मुद्रा कौन की है? अपनी चंद्रगुप्त द्वितीय के, उसमें भगवान विष्णु को 3 गोल मुद्राएं देते हुए दिखाया गया है। ये कहाँ पर बताया गया है? चक्र विक्रम मुद्रा में भगवान विष्णु 3 गोल वस्तु दे रहे हैं, किसको? राजा चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है। चक्रधारी विष्णु की आकृति चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर है। चक्रधारी विष्णु की आकृति चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर भी है। तो विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी होगा ये। तो ठीक है, परम भागवत की उपाधि भी धारण करी थी इसने। तो अब आ रहे हैं अपनी अभिलेख। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मुख्य अभिलेख उदयगिरी गुहालेख, ठीक है, गढ़वा अभिलेख, सांची अभिलेख, मथुरा शिलालेख है। ये इंपॉर्टेंट है यार, गढ़वा लेख, सांची अभिलेख, मथुरा शिलालेख, उदयगिरी गुहालेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम उदयगिरी गुहालेख, इसमें चंद्रगुप्त को राजाधिराज श्री कहा गया है। इसमें का निर्माण संधि वीरसेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट। उदयगिरी गुहालेख कहाँ पर है? विदिशा में। इसके यहाँ पे कौन था? संधि विग्रह, उसका वीरसेन था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और इसने शिव मंदिर का निर्माण करवा दिया था भैया, शिव शंभु शिवलिंग के साथ करवाया था। और उदयगिरी गुहालेख का निर्माण किसने कराया था? वीरसेन ने। तो इंपॉर्टेंट है, कौन था? चंद्रगुप्त का संधि विग्रह था। संधि विग्रह क्या होता है? विदेश मंत्री, शांति एवं विदेश मंत्री। ठीक है, वीरसेन ने करवाया था, वीरसेन। द्वितीय उदयगिरी गुहालेख चंद्रगुप्त के सामंत एवं मालवा के गवर्नर सनकानिक महाराज का लेख है। सनकानिक ग्वालियर के थे। विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा एवं 12 अवतार की मूर्ति, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मिला है विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा और 12 अवतार की मूर्ति? कहाँ पर मिली है? उदयगिरी गुहालेख में मिली है। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखना है। सांची लेख अपना आ रहा है, सांची लेख। ठीक है, सांची लेख, सांची लेख, सांची लेख सेनापति आम्रकारदब। सांची लेख सेनापति आम्रकारदब का है। ठीक है, जो बौद्ध था, इसने सांची बौद्ध विहार को दान दिया। ठीक है, सांची बौद्ध विहार को दान दिया, आम्रकारदब का सांची लेख। ठीक है, सेनापति चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति कौन था? आम्रकारदब, जिसने सांची लेख बौद्ध विहार को दान दिया। और इसका दो कौन संधि विग्रह कौन था? संधि विग्रह था वीरसेन, जिसने उदयगिरी गुहालेख को निर्माण करवाया था और उसने शिव शंभु की शिवलिंग स्थापित करवाई थी। ठीक है, मथुरा लेख चंद्रगुप्त के शासन के 5 वर्ष प्रथम लेख है। मथुरा लेख प्रथम लेख है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, सांची आम्रकारदब, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आम्रकारदब जो बौद्ध था, ठीक है, बौद्ध, सांची बौद्ध विहार को दान दिया। पंचमंडली का उल्लेख है। पंचमंडली ग्राम सभा होती थी, उसको मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को मथुरा लेख में पशुपत से उदिताचार्य का उल्लेख है। इसने कपिलस, जिसने कपिलेश्वर एवं उममितेश्वर शिवलिंग स्थापित करवाए। कपिलेश्वर एवं उममितेश्वर शिवलिंग स्थापित करवाए किसने? पाशुपत से उदिताचार्य। ठीक है, मथुरा लेख में इसका वर्णन है, याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में सर्वप्रथम गुप्त संबंध का उपयोग हुआ है। इंपॉर्टेंट है यार, गुप्त अभिलेख सबसे पहले मथुरा लेख में ही गुप्त संबंध का उपयोग किया गया है पहली बार। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय शासन का प्रथम लेख गुप्त संबंध 61 में मिला है। ठीक है, गुप्त संबंध 61 में, गुप्त संबंध 61 या 380 ईस्वी मानो, क्योंकि 319 में गुप्त संबंध प्रारंभ हुआ था। तो मेहरौली स्तंभ लेख, तो मेहरौली स्तंभ लेख अपना चंद्रगुप्त द्वितीय का है, इंपॉर्टेंट याद रखना। मेहरौली स्तंभ लेख हो गया, सांची अभिलेख हो गया, उदयगिरी गुहालेख हो गया, मथुरा लेख हो गया। ये इंपॉर्टेंट है किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय संस्कृत भाषा में है। ठीक है, मेहरौली स्तंभ लेख संस्कृत भाषा में। यह मरणोत्तर अभिलेख है, मरने के बाद छपाया है। ठीक है, एंड सिंधु नदी को पार कर बहलीकों को पराजित किया किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विष्णुपद पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई। विष्णु ध्वज
की स्थापना किसने कराई? अपने चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसमें उल्लेख है किसमें? मेहरौली स्तंभ लेख में। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्रमदंडाभिलेख भी इसका ही है। क्रमदंडाभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखर स्वामी का नाम मिलता है, जो सैम मत का अनुयायी था। तो शिखर स्वामी सैम मत का अनुयायी था। तो तुम समझ रहे हो। मथुरा अभिलेख उदिताचार्य, वो भी सैफ था। करमदंडाभिलेख वो भी सैफ था, शिखर स्वामी। और आम्रकारदव जो वीर सेन था, आम्रकारदव था सांची अभिलेख का, वो बौद्ध था। ठीक है, वीर सेन था, वो भी सैफ था, अपना उदयगिरी ग्वालेख वाला। लेकिन चंद्रगुप्त स्वयं वैष्णव था। विष्णु भगवान की मुद्रा जानू करी उसने, विष्णु चक्रधारी मुद्राएं, विष्णु परम भागवत की उपाधि धारण करी उसने। तो मतलब वो बहुत ही सहिष्णु था और अन्य धर्मों को भी उसने बढ़ावा दिया। इसका संकेत ये मिलता है अपन को। ठीक है, उसके नवरत्न रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9। तो इनको इम्पोर्टेंट है कोई क्या काम करते थे, कौन कौन थे। तो कालिदास कौन थे? कालिदास लेखक थे, इम्पोर्टेंट अपन को पता ही है। बेताल भट्ट कौन थे? जादूगर थे। घटकर पर कौन थे? कूटनीतिक। घटकर पर कूटनीतिक, घटकर पर कूटनीतिक। शंकु कौन थे? वास्तुकार। शंकु कौन थे? वास्तुकार, शंकु वास्तुकार। छपड़क कौन थे? फलित ज्योतिष, छपड़क फलित ज्योतिष। बररुचि कौन थे? व्याकरणकर्ता थे। छपड़क फलित ज्योतिष, बररुचि व्याकरणकर्ता। अमर सिंह कौन थे? कोशकार थे। धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। और धन्वंतरी चिकित्सक एवं फलित ज्योतिष एवं हाँ। और 12 मिहिर कौन थे? खगोल शास्त्री, फलित ज्योतिष। फलित ज्योतिष छपड़क भी थे, और फलित ज्योतिष और खगोल शास्त्री के प्रणेता कौन थे? 12 मिहिर। इंपॉर्टेंट याद रखना है 12 मिहिर। देखो मैं एक बार बताता हूँ। कालिदास लेखक थे, बेताल भट्ट जादूगर थे, घटकर पर कूटनीतिक थे, शंकु वास्तुकार थे आर्किटेक्चर, छपड़क फलित ज्योतिष थे, बररुचि व्याकरणकर्ता थे, अमर सिंह कोशकार थे, अमर कोश लिखे इनने, धन्वंतरी चिकित्सक थे। ठीक है, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं धन्वंतरी। और खगोल शास्त्र के प्रणेता कौन थे? 12 मिहिर। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था भारत में, 399 से 414 के बीच रहा वो। इम्पोर्टेंट है फायान, चीनी यात्री था। फायान अपने यात्रा को उल्लेख कहीं भी सम्राट के नाम से नहीं करता है, बस उसने अपने उल्लेख में सम्राट का नाम नहीं लिखा है। ठीक है, ऐसा है कि फायान ने अपने यात्रा उल्लेख में कहीं भी सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया उसने फायान ने। लेकिन फायान ने समाज के बारे में, क्षेत्र के बारे में, धर्म के बारे में, प्रजा के मतलब शासन प्रणाली के बारे में बहुत कुछ बताया है। वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जानकारी स्रोतों के बारे में। अभी बस अपन 1 घंटा हुआ है, अभी अपन आज तीनों राजा करते हैं। अपन 4 क्लास में, 1 घंटा ही 4 क्लास में गुप्त वंश को ख़त्म करेंगे। मतलब गुप्त वंश को लगातार क्लास ख़त्म करेंगे, अब लगातार पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलो बाय।